हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टिन द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। सो लेट्स बिगिन। प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1830 में पब्लिश किया गया था। एक क्लासिक नॉवेल है। दुनिया की टॉप मोस्ट लव्ड बुक्स में हमेशा इसकी गिनती होती है। और ये जो नॉवेल है कि इसकी कॉपियाँ 2 करोड़ कॉपियाँ बिक चुकी हैं। इस नॉवेल का पहले टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशंस। बाद में फैनी बर्नी के नॉवेल से इंस्पायर्ड हो गई जेन ऑस्टिन ने इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडाइस रखा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबोर्न नाम के कस्बे में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी अनमैरिड हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। उनके नाम हैं जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। मिस्टर बेनेट बहुत ही सीरियस और इंटेलिजेंट हैं, पर उनकी जो वाइफ हैं कुछ सिली हैं और उनके दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल रहता है कि कैसे भी करके उनकी बेटियों की शादी हो जाए। चलिए अब बेनेट सिस्टर से मिल लेते हैं। बड़ी सिस्टर जेन बहुत ही ब्यूटीफुल है, शालीन है। सेकंड एलिजाबेथ बहुत ही इंटेलिजेंट है, अट्रैक्टिव है, स्मार्ट है और इस कहानी की वो प्रोटैगनिस्ट है। ये कहानी की मेन कैरेक्टर है वो। और एलिजाबेथ को अपने इस जजमेंट पे कि बहुत ही विश्वास है कि उसे लोगों को परखने की शक्ति है इस तरह से, बट इसकी वो परखने की जो क्षमता है वो मात खा जाती है डार्सी को परखने में, और कह सकते हैं विक्रम को भी। आगे इन कैरेक्टर से हम मिलेंगे। मैरी पढ़ाकू है, किटी और लीडिया शरारती है, चुलबुली है। लीडिया माँ की लाडली है और बिगड़ैल भी। एक दिन मिसेस बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बिंगले नाम का एक रिच और यंग बैचलर नीदरफील्ड पार्क में रहने आया है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नीदरफील्ड पार्क पड़ोस ही रहता है। उसको लगता है कि क्या पता उसकी किसी बेटी को मिस्टर बेनेट पसंद कर ले, मिस्टर बिंगले पसंद कर ले। वो बहुत ही अमीर है और उसकी बेटियों की शादी अमीर घर में हो जाए, इस तरह से वो सोचती है। चार्ल्स बिंगले बहुत ही मिलनसार और रॉयल किस्म का यंग मैन है, बहुत ही अच्छा लड़का है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी में सभी को इनवाइट करता है, अपने आसपास के लोगों को, और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। पार्टी में सभी खूब एंजॉय करते हैं। बेनेट सिस्टर भी वहाँ जाती हैं, एंजॉय करती हैं। वहाँ वो कैरोलिन बिंगले और लूजिया हर्ट से भी मिलते हैं। इन लोग चार्ल्स बिंगले की सिस्टर्स रहती हैं। कैरोलाइन बिंगले जो हैं वो अनमैरिड हैं और लूजिया हर्ट जो है मैरिड है। तो उनके बीच में काफ़ी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है और बढ़िया उन लोग एंजॉय करते हैं। चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी ज़्यादा रिच है। वह पेम्बरली नामक जगह का मालिक था वो। और डार्सी इस नावल का सेकंड प्रोटैगनिस्ट है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इस कहानी का हीरो है वो। चार्ल्स को सब लोग बहुत ही हंसमुख स्वभाव के कारण बहुत ही पसंद करते हैं। वो मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जेन के साथ डांस करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है वो। और यही तो मिसेस बेनेट चाहती थी। सो उसको बहुत अच्छा लगता है। बिंगले का फ्रेंड डार्सी बहुत ही सीरियस नेचर का है। अब जब बिंगले उसे एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए कहता है कि तुम भी डांस करो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि एलिजाबेथ के साथ वो डांस नहीं कर सकता क्योंकि एलिजाबेथ कोई ख़ास सुंदर नहीं है, ख़ास अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसा वो कह देता है। अब इस बात को एलिजाबेथ सुन लेती है। अब ये सुनते ही एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति एक द्वेष, एक हेट, एक प्रेजुडाइज पैदा हो जाता है। वो सोचता है कितना घमंडी आदमी है, एक लेडी के बारे में ऐसा बोल रहा है ये। सो इस कहानी में प्राइड एंड प्रेजुडाइज में डार्सी प्राउड है, घमंडी है, और एलिजाबेथ डार्सी के प्रति प्रेजुडाइज्ड है। इस तरह से इसका टाइटल है नॉवेल का। बाकी सब लोग भी डार्सी को घमंडी और बेरुखे स्वभाव का ही मानने लगते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता, पार्टी में एकदम अलग थलग रहता है, एकदम अपना स्नोबिशनेस नेचर दिखाता है वो। अब बिंगले और जेन को तो लव एट फर्स्ट साइट हो जा रहता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बिंगले की 2 सिस्टर्स हैं, कैरोलाइन और लूजिया। ये जो जेन को अपने घर इनवाइट करती हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अब मिसेस बेनेट जो उनकी माँ रहती है जेन की, उसको इसी मौके का ही इंतज़ार रहता है। तो वो क्या करती है, एक प्लान बनाती है और जेन को चाहती है कि जेन को मतलब वहाँ रहने का मौका मिल जाए नीदरफील्ड में, और उसको बारिश में ही उसको वो पैदल भेज देती है। इससे क्या होता है कि जेन बीमार पड़ जाती है, उसे वहाँ रुकना पड़ जाता है नीदरफील्ड पार्क में, और उसकी केयर करने के लिए एलिजाबेथ को वहाँ बुलाया जाता है। इस तरह से जैसा बिंगले बेनेट चाहती थी वैसा ही हो जाता है, मिसेस बेनेट जैसा चाहती थी। और इस बीच
क्या होता है कि जेन और चार्ल्स बिंगले के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, दोनों आपस में हमेशा बात करते रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। वहाँ पर डार्सी भी था और एलिज़ाबेथ भी थी, और डार्सी और एलिज़ाबेथ की अलग स्टोरी है, लव एंड हेट यू कैन से। अब इसमें क्या है कि डार्सी जो है एलिज़ाबेथ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है धीरे-धीरे, और उसका नेचर चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। वो एलिज़ाबेथ के नेचर, इंटेलिजेंस की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर उसके मन में कहीं न कहीं ये है कि ये जो एलिज़ाबेथ है ये लोअर क्लास को बिलॉन्ग करती है, इसकी फैमिली लोअर क्लास है, इस तरह से। तो उसका जो प्राइड है पूरी तरह से अभी कम नहीं हुआ है। और उधर एलिज़ाबेथ जो है अभी भी डार्सी से चिड़ी हुई है कि कैसा आदमी है, इस तरह से। वो ज़्यादा उससे बात करना पसंद नहीं करती है। पर कहानी में यहाँ ट्विस्ट भी है। चार्ल्स की छोटी सिस्टर कैरोलाइन को डार्सी का एलिज़ाबेथ के प्रति जो झुकाव है बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो देखती है कि डार्सी झुक रहा है, डार्सी का झुकाव बढ़ रहा है एलिज़ाबेथ के प्रति, तो इस सब को देख के वो चिढ़ जाती है। उसको लगता है कि डार्सी तो बहुत ही हाई क्लास का है, उसे मेरे जैसे हाई क्लास की लड़की को पसंद करना चाहिए, ना कि लोअर क्लास एलिज़ाबेथ से, ऐसा वो सोचती है। जेन की तबीयत ठीक होने के बाद वो और एलिज़ाबेथ वापस अपने घर चले जाते हैं। अब स्टोरी में न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस काफ़ी मजाकिया, बहुत ही जोक्स क्रैक करने वाला इंसान है। वो काफ़ी लोगों को एंटरटेन करता है। वो केंट लंदन में रहता था पहले, और वो क्लर्गी मैन है वहाँ पर, और पादरी है वो। और वो मिस्टर बेनेट का रिलेटिव है, और कहना चाहिए कि एक तरह से वारिस भी है। वारिस क्यों है? क्योंकि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं है, और 19th सेंचुरी इंग्लैंड में होता ये था कि बेटियों को फादर की प्रॉपर्टी में कोई भी राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं होता था। सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेल वारिस को ही जा सकती थी, चाहे वो दूर दूर का ही क्यों ना हो। तो इस तरह से, एक तरह से कहना चाहिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी वुमेन की। और इस मुद्दे को जेन ऑस्टिन ने और दूसरी नॉवेलिस्ट ने बार बार अपनी नॉवेल्स में के जरिए उठाया है। कॉलिंस बहुत ही मजाकिया है। वो कहता है कि उसकी जो पैटर्न है, मीन्स उसकी जो मालकिन है, लेडी कैथरीन डी बर्ग, वो बहुत ही अच्छी लेडी है। उसने उसे चर्च में बहुत ही बड़ा पोस्ट दे दिया है, ये सब कहता है। इस तरह से वो लेडीज़ को इम्प्रेस करना चाहता है। और वो कहता है कि वो जेन से शादी करना चाहता है। तो इस पर जो मिसेस बेनेट है वो कहती है कि जेन तो ऑलरेडी एंगेज्ड है मिस्टर बिंगले के साथ। तो वो तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर देता है और कहता है कि तो मैं एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता हूँ। अब एलिज़ाबेथ सेम स्पीड के साथ उसको रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती। तो इससे कॉलिंस बहुत हर्ट हो जाता है। वो कहता है एक तो मैं एहसान कर रहा हूँ इन लोग से शादी करके, इन लोग से किसी से शादी करके, इससे इनकी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास बची रहेगी। अब फिर भी इन लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। वो गुस्से से भर के उस घर से चला जाता है। अब उधर इस बात को जानकर मिसेस बेनेट को चक्कर आने लगते हैं। उसको लगता है कि एक ही चांस तो था अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का, वो भी एलिज़ाबेथ ने अपने हाथ से गंवा दिया। अब क्या होगा उन लोग को कहाँ जाएंगे, ऐसा वो सोचती है। बहुत ही परेशान हो जाती है वो। अब कहानी आगे बढ़ती है। इसी दौरान पास में ही एक मिलिट्री का कैंप लगता है। जॉर्ज विकहम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिज़ाबेथ का दोस्त बन जाता है वहाँ पर। उसका घर में भी आना जाना शुरू हो जाता है। विकहम पहले तो एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, फिर बाद में अपनी असली रंग दिखाना वो शुरू करता है। एक्चुअल में वो तो गैम्बलर रहता है, वुमनाइज़र, धोखेबाज रहता है, लेकिन सिर्फ प्रिटेंड करते रहता है कि बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए कितना पोलाइट है, इस तरह से। अब वो एलिज़ाबेथ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और वो एलिज़ाबेथ को डार्सी के खिलाफ भड़काता है। एलिज़ाबेथ तो पहले ही भड़के रहती है डार्सी के खिलाफ, और वो और भी भड़क जाती है इसके कहने से। वो कहता है कि कैसे डार्सी उसका रिलेटिव है, और उसके जो फादर हैं उसको कितना प्यार करते थे, और उसको अपनी प्रॉपर्टी में अपने हिस्सा भी देना चाहते थे, पर डार्सी ने ऐसा बिल्कुल होने ही नहीं दिया। तो ये सब कुछ सुन के एलिज़ाबेथ सोचती है, अरे ये कैसा इंसान है, कितना सेल्फिश है इंसान है ये डार्सी, पता नहीं कितना ये और गिरेगा, ऐसा वो सोचती है। और उसके मन में विकहम के प्रति सिंपैथी पैदा होने लगती है, और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगती है, और डार्सी के प्रति और भी डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। और उसका जो प्रेजुडाइज रहता है डार्सी के प्रति, वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। फिर कहानी फिर आगे बढ़ती है कुछ। फिर अब सर्दियाँ शुरू होने वाली रहती हैं। चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके साथ में उसकी जो सिस्टर रहती है कैरोलाइन या लूजिया, उन लोग भी चली जाती हैं। अब इस खबर को सुनकर जेन बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चार्ल्स बिंगले को बहुत चाहती थी, तो वो चार्ल्स को मिस करने लगती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिंस ने एलिज़ाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शार्लोट लुकास से शादी कर ली है, मतलब सगाई कर ली है पहले। अब इस पर पूछने पर शार्लोट बताती है कि उसके पास तो कोई ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, उसकी एज बढ़ रही थी, तो वो अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी, इसलिए उसके लिए लव वगैरह मैटर नहीं करता। उसने उसको अपना सिक्योर भविष्य दिखा, इसलिए उसने
कॉलिन से शादी करने का निश्चय कर लिया है। फिर उनकी शादी हो जाती है और एलिज़ाबेथ अपनी फ्रेंड के लिए खुश होती है और वो कहती है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगी कैंट में, जहाँ उसका नया घर था कॉलिन्स के साथ। अब कहानी फिर आगे बढ़ती है। सडनली कैरोलाइन बिंगले को का एक लेटर मिलता है जेन को। कैरोलाइन बिंगले जो छोटी सिस्टर रहती है चार्ल्स बिंगले की। कैरोलाइन जो है लिखती है कि वो लोग लंदन में खूब एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें खूब मज़ा आ रहा है वहाँ पर, और उसके जो ब्रदर हैं कभी भी नीदरफील्ड वापस आना नहीं चाहते। और आगे ये भी लिखती है, एक स्टोरी बनाती है छोटी-छोटी, कि जो डार्सी की सिस्टर है जॉर्जियाना, उससे उसका जो भाई है शादी करने वाला है, उसके साथ एंगेज्ड है, इस तरह से वो लिख देती है। अब इस बात को पढ़कर जेन बहुत ही दुखी हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्या हो गया करके। अब वो दुखी हो जाती है तो ज़ाहिर है उसकी जो बहन है वो भी एलिज़ाबेथ परेशान हो जाती है कि मेरी बहन दुखी हो गई, और उसको इस बात के लिए भी वो डार्सी को ज़िम्मेदार समझती है, बिंगले को, सिस्टर्स को, और डार्सी को ज़िम्मेदार समझती है, क्योंकि आफ्टर ऑल डार्सी की सिस्टर के लिए ही तो वो एलिज़ाबेथ की सिस्टर को छोड़ रहा था बिंगले। अब स्टोरी प्रोसीड्स नाउ फॉरवर्ड। आगे स्प्रिंग सीजन में एलिज़ाबेथ अपनी दोस्त शार्लोट से मिलने लंदन जाती है कैंट में। शार्लोट का घर लेडी कैथरीन के घर के नज़दीक ही था। शार्लोट का हस्बैंड कॉलिन्स की बॉस लेडी कैथरीन डार्सी की आंटी भी लगती थी। मतलब लेडी कैथरीन की आंटी और कॉलिन्स की बॉस एक ही है, लेडी कैथरीन डिबॉग। वो बहुत ही मतलब रिच लेडी है, एक वो बहुत ही रिच लेडी है और बहुत ही ज़्यादा दिखावटी टाइप किस्म की लेडी है, बहुत ही एरोगेंट टाइप की। अब जब डार्सी अपनी आंट से मिलने आता है एक दिन, तो वहाँ पर उसने एलिज़ाबेथ को देख लेता है वो, तो बार-बार वहाँ आता है ताकि एलिज़ाबेथ से मिल पाए। अब एक दिन वह एलिज़ाबेथ से मिलता है और उससे शादी के लिए ही प्रपोज़ कर देता है। बट उसका जो प्रपोज़ल थोड़ा इंसल्टिंग टाइप का रहता है, वो थोड़ा कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को तो ख़ास पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, इस तरह से वो कहता है। पर एलिज़ाबेथ इस प्रपोज़ल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है किस तरह का प्रपोज़ल है ये, बोलती है मैं तुमको तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, बोलती है क्योंकि तुम एक तरह से प्राउड इंसान हो, तुमने चार्ल्स को जेल से दूर किया है और तुमने विकम की विरासत को भी छीन लिया है, इस तरह से वो कहती है, उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाती है वो। अब ये सब सुनकर डार्सी तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में एलिज़ाबेथ को एक लेटर भेजता है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको एक्सप्लेन करते हुए कि क्या-क्या है करके। वो कहता है हाँ, चार्ल्स को उसने जेल से थोड़ा तो दूर तो किया तो था, लेकिन उसका रीज़न ये था क्योंकि उसको लगता था कि जो उसकी जो सिस्टर है जो उसकी सिस्टर है जेन, वो चार्ल्स को ख़ास पसंद नहीं करती उसके प्रति, और चार्ल्स ही ज़्यादा उसके प्रति अपने आप को फ़ोर्स कर रहा है, और उनका जो लव अफ़ेयर है वन साइडेड ऐसा उसको लगा था, इसलिए उसने मना किया था चार्ल्स को। और वो ये कहती है कि जो तुम्हारी मदर है हमेशा मतलब एक अमीर आदमी से शादी कराना चाहती है अपनी बेटियों को, इस तरह से वो कहता है, आगे बात करता है। वो बोलता है कि शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ना कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वो चार्ल्स और जेन एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो ये जो दूरी है उनको एहसास कराएगी और उन लोग फिर एक हो जाएंगे, ऐसा वो लिखता है। अब लेटर में डार्सी ने आगे बताता है कि विकम की जो विरासत है उसने बिल्कुल भी नहीं छीनी थी, और वो कहता है कि एलिज़ाबेथ को झूठ बताया गया है विकम के द्वारा। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विकम के फादर डार्सी के फादर के बटलर थे, एक तरह के सर्वेंट थे। डार्सी के फादर ने विकम के नाम कुछ प्रॉपर्टी भी की थी, लेकिन विकम ने क्या किया, डार्सी की 15 ईयर ओल्ड जो सिस्टर थी जॉर्जियाना, उसी को भगा लेने की कोशिश की ताकि उसको भारी भरकम डावरी मिल सके डार्सी से, जिसकी वजह से नाराज़ होकर डार्सी के फादर ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया, उसको कुछ भी नहीं दिया। अब यह लेटर पढ़कर एलिज़ाबेथ को लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। वो क्या सोचती थी और क्या हो गया, वो डार्सी को कितना गलत समझती थी और कितना मिसअंडरस्टैंड करती थी, और ये तो सारा का सारा किस्सा ही पलट गया। इनफैक्ट बुरा इंसान तो विकम है और फालतू ही वो बुरा भला कहती थी डार्सी को, इस तरह से वो सोचने लगती है। उसे अपने प्रेजुडाइज पे, अपने जजमेंट पे गुस्सा आते रहता है। उसे अपने घर वालों पर भी शर्म आ रही थी, क्योंकि ये सच ही था कि उसकी जो मदर है जेन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहती थी, एनी हाउ कराना चाहती थी ताकि उसे रिच घर मिल सके। डार्सी ने ठीक ही कहा था, शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए, ना कि पैसों का लेन देन और किसी प्रकार का अरेंजमेंट। अगली गर्मियों में एलिज़ाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वो अपने अंकल और आंट के यहाँ रुकती है, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। अब उन लोग पेम्बरले स्टेट घूमने जाते हैं कि जो डार्सी का स्टेट रहता है, वहाँ डार्सी अचानक से आ जाता है और उन लोगों की खूब खातिरदारी करता है।
अब कुछ बहुत ही अच्छे मतलब एटमॉस्फेयर में डार्सी और एलिजाबेथ मिलते हैं। उनके बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कम होने लगती है एलिजाबेथ की। पर अचानक तभी एलिजाबेथ को वहाँ पर एक लेटर मिलता है उसकी बहन जेन का, और उसे पता चलता है कि उसकी जो छोटी बहन लीडिया है वो भाग गई है। वो भाग गई है कहानी के विलेन विक्रम के साथ। तो इस खबर से जो एलिजाबेथ परेशान हो जाती है, अपने घर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को संभालने के लिए वो घर आ जाती है। और सब लोग उस लीडिया को खोजने का बहुत कोशिश करते हैं पर खोज नहीं पाते। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसने मिस्टर गार्डनर का लेटर आता है और उसने बताया था कि लीडिया और विक्रम का पता चल गया था, पर विक्रम लीडिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे तभी अपनाएगा जब उसे भारी भरकम डाउरी मिलेगी, उसे पैसे मिलेंगे इसके बदले, तभी वो अपनाएगा। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कितना स्काउंड्रल है ये जो विक्रम है। फिर कुछ दिनों बाद एक अच्छी खबर भी मिलती है कि विक्रम का पेमेंट कर दिया गया है। और बेनेट फैमिली को जो लग रहा था कि ये जो उसके जो रिलेटिव है मिस्टर गार्डनर, उन्हीं ने ये पेमेंट किया होगा, पर एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि जो पेमेंट है और किसी ने नहीं बल्कि डार्सी ने ही किया था। तो एलिजाबेथ डार्सी के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाती है, बहुत ही एहसानमंद हो जाती है। उसका माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है एलिजाबेथ का, डार्सी के प्रति उसे चाहने लगती है। और इसी बीच डार्सी उसे फिर से प्रपोज़ करता है और इस प्रपोज़ल को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट करने के बाद उनकी शादी हो जाती है। जेन बिंगले की भी शादी हो जाती है। लीडिया और विक्रम की शादी तो पहले हो जा रहती है। सब कुछ हैप्पी हो जाता है। और जेन लिखती हैं कि अपने एपिलॉग में लिखती हैं कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share my video with your